उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में रहता था एक सीधा साधा युवक सुरेश। माता पिता के गुजर जाने के बाद वह अपने चाचा चाची रघुवीर और सुमित्रा के घर पर रहता था। सुरेश हर सुबह खेत से सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने जाता था। शाम को सुरेश सब्जियां बेचकर घर लौटा। चाची सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी थी। अरे सुरेश, आखिरकार आ गया तू। इतनी शाम हो गई, मैं बार बार दरवाजे तक आकर देख रही थी कि कब आएगा। बाजार में कोई दिक्कत तो नहीं आई? चल जल्दी से सब्जी के पैसे निकाल, आज दवाई वाले को पैसे देने हैं। रघुवीर की खांसी बहुत बढ़ गई है, डॉक्टर ने नई दवाई लिखी है। लीजिए चाची, ये सारे पैसे हैं आज की कमाई के। मुझे भी देर हो गई, पर ज्यादातर सब्जी अच्छे भाव बिक गई। बस एक आध टोकरी में थोड़ी कमी रह गई। ये क्या है सुरेश? आज तो तू भरी टोकरी लेकर गया था। ऐसा लग रहा है जैसे आधे पैसे ही लाए हों। क्या तूने सही सही दाम नहीं लगाए, या फिर तुझे धोखा दे दिया किसी ने? बोल, क्या माजरा है? गांव में आजकल सब बताते हैं कि तुम्हारी सब्जी सबसे ताजी होती है, फिर इतनी कम कमाई कैसे? नहीं चाची, दाम तो ठीक लगाए थे, पैसे नहीं थे, पर वे भूखे लग रहे थे। मुझसे देखा नहीं गया, तो मैंने सोचा उन्हें उधार पर कुछ सब्जी दे दूं। आगे चलकर जब उनके पास होंगे तो दे देंगे। मैं तो बस मदद कर रहा था। उधार? अरे नादान, तुझे थोड़ी सी भी अक्ल है या नहीं? तू ये मत भूल कि तेरे चाचा रघुवीर इन दिनों बिस्तर पर पड़े हैं। डॉक्टर का बिल बढ़ता जा रहा है। घर में चूल्हा जलाने के लिए भी तिनके जुटाना मुश्किल हो रहा है, और तू ऐसे ही मुफ्त में सब्जी बांट आया जैसे किसी राजा का बेटा हो। तेरे चाचा रघुवीर ने अपनी पूरी जिंदगी किसी के आगे हाथ नहीं पसारे, न ही किसी को उधार का मोहताज बनाया। तूने तो पूरी परंपरा पर पानी फेर दिया। बस बस चाची, माफ कर दो मुझे। सच में मुझे पता नहीं था कि आप इतनी परेशान हैं और चाचा की तबीयत इतनी खराब है। पर आप चिंता मत करो, वो लोग रोज रोज मंडी में आते हैं और पहचान के हैं। मुझे पूरा यकीन है 2-4 दिनों में वे पैसे वापस लौटा देंगे। कल मैं उनसे रिमाइंड कर दूंगा। हाय राम, कैसा भोला भाला लड़का है तू। सुरेश, भला आजकल के इस दौर में कौन किसी को उधार चुकाता है बेटा? लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब किसी से पैसे लेते हैं। समझा? तूने बेवकूफी की है, बस इतना ही समझ ले। इतनी बेशुमार भोलापन भी एक बुरी बला है। जो आदमी अपना ही नुकसान कर बैठे, वह दुनिया की नजरों में कुछ नहीं रखता। सुमित्रा ने एक गहरी भरावट भरी सांस ली और उसकी कठोर आवाज में अचानक माँ जैसा कोमल स्पर्श आ गया। सुन सुरेश, अब मैं तुझसे माँ की तरह बात कर रही हूँ। तू अब कोई छोटा सा बच्चा नहीं रहा। देख तो ले अपनी उम्र को, 25-26 साल का जवान हो गया है। तेरी उम्र के जितने भी, और तू आज भी दूसरों के बोझ उठाने में लगा है। मैं कब तक तेरी हर गलती को अपनी चादर में छिपाती रहूंगी? सारा गांव तो ताने मारता है कि सुमित्रा का भतीजा कितना सीधा है। अब तो मुझे भी शर्माती है। अब जा, पहले अच्छे से मुंह हाथ धो ले। मैं अभी गर्मा गर्म रोटियां निकालती हूँ। बाजरे की खिचड़ी और हरी सब्जी बनाई है, जरूर खा लेना, मन भर जाएगा। कुछ दिन बीत गए। रघुवीर की तबीयत ठीक हो गई। एक दिन सुमित्रा की पुरानी सहेली सरोज घर आई। अरे सुमित्रा, कैसी हो तुम? बहुत दिनों से तुम्हारी खैरियत नहीं ली थी, आज सोचा जरूर आऊं। और जी सुनो सुनो, मैं तुम्हारे सुरेश के लिए एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता लाई हूँ। दिल खोलकर सुनो। लड़की का नाम प्रिया है। उसका रूप तो मानो चांद का टुकड़ा हो, बिल्कुल फूल सी कोमल और सुंदर। हाँ, पर उनका घर थोड़ा गरीब गुरबा है, मध्यम वर्गीय कह सकते हो। इसीलिए दहेज में वे बहुत कम ही दे पाएंगे। बस सामान और थोड़े से गहने ही दे सकते हैं। बोलो, तुम दोनों पति पत्नी को क्या कहूँ? क्या मैं उन्हें सगाई की बात आगे बढ़ाने के लिए कह दूं? हाँ हाँ सरोज, बिल्कुल, 1000 बार हाँ। मेरा तो मन बाग बाग हो गया है। हमें भी अब सुरेश की शादी की बड़ी फिक्र सता रही थी। उसकी उम्र तो अब गुजरती जा रही है, और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि वह कितना सीधा और भोला भाला है।
उसे अब कोई समझदार घर गृहस्थी चलाने वाली बीवी की सख्त जरूरत है। एक ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई ऐतराज नहीं, गरीब है तो क्या, हम भी तो किसी धनी मानी के घर से नहीं आए हैं। हमें तो चरित्र और समझ चाहिए, बाकी तो भगवान पर छोड़ दो। वे जो भी देंगे उसी में हमें संतोष है, बस रिश्ता पक्का हो जाए। सुमित्रा सुरेश को बुलाती है। देख सुरेश, तेरे लिए एक बहुत अच्छा और अनोखा रिश्ता आया है, जिसे हम सब ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। हम कल ही सुबह सवेरे लड़की और उसके घर वालों को देखने जाएंगे और जो भी विधि विधान होगा उसे तुरंत निपटा देंगे। हो सके तो सगाई की रस्म उसी दिन अदा कर देंगे ताकि कोई झंझट न रहे। पर सुरेश, तू एक बात मन में बिठा ले, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। हमारा यह मौजूदा घर तो देख ही रहा है, बस एक छोटा सा कमरा जिसमें हम तीनों मुश्किल से रह पाते हैं। इसमें किसी नई बहू के लिए तो सांस लेने की भी जगह नहीं है, भला वो कहां सिर छिपाएगी। इसलिए मेरा तुझसे साफ कहना है, शादी पूरी होते ही तू गांव के बिल्कुल बाहर वाली अपनी पैतृक जमीन पर एक अच्छा सा छोटा मोटा मकान बना लेना। वो जमीन तेरे बापू ने तेरे नाम करके ही छोड़ी थी। मैं नहीं चाहती कि लोग कल को कहें कि सुमित्रा रघुवीर बूढ़े हो रहे हैं, तू ही इस परिवार का भविष्य है। अपनी छत खुद बना, अपनी नींव मजबूत कर और अपने घर का मालिक बन। हम किसी को मौका नहीं देना चाहते कि वो हमारे ऊपर उंगली उठाए। बिल्कुल वैसा ही जैसा चाची को ठीक लगे। आपने मुझे और मेरे चाचा ने मुझे आज तक जो कुछ भी दिया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। जो आप कहेंगी वही मेरा धर्म है। मैं कल ही उस जमीन का नाप जोख करवा लूंगा और जल्दी से ईंट गाड़े की तैयारी करूंगा, ताकि बहू आने से कम दीवारें तो खड़ी हो जाएं। आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। कुछ ही दिनों में सुरेश की शादी प्रिया नाम की लड़की से हो गई। दोनों गांव के बाहर उस छोटे से घर में रहने लगे। प्रिया बहुत सुंदर थी। प्रिया, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी शादी तुम जैसी सुंदर लड़की से हुई है। मैं तो तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ, फिर भी तुमने मुझसे शादी की। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। लगता है जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई हो। सुरेश खेत में दिन रात मेहनत करता और दोनों प्रेम पूर्वक जीवन बिता रहे थे। कुछ दिन बाद एक शाम प्रिया अपनी सहेली नीतू से गांव के चौराहे पर बात कर रही थी। तभी उसकी नजर शहर से आई एक युवक पर पड़ी जो बहुत आकर्षक दिख रहा था। संजय है, वो शहर में रहता है, बहुत बड़ा रईस है। उसके पिता के पास पूरा इलाका है। यहाँ की सारी लड़कियां तो इस पर मरती हैं, पर इसकी नजर किसी पर नहीं पड़ती। प्रिया संजय को घूरती रहती है, मन ही मन उसे सुरेश से तुलना करने लगती है। सच में तुम कितनी सुंदर हो प्रिया, ऐसा लड़का तो नसीब वालों को मिलता है। मुझे तो लगता है तुम्हारी शादी सुरेश से नहीं, संजय जैसे किसी लड़के से होनी चाहिए थी। बुरा मत मानना, पर तुम दोनों की जोड़ी थोड़ी अजीब लगती है। खैर, नसीब में जो लिखा था वही मिला। यह बातें सुनकर प्रिया के मन में हलचल मच गई। उसकी आंखें संजय पर जमी रहीं जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गया। शाम को घर लौटकर भी वो अपनी धुन में खोई रही। नीतू सही कह रही थी, कहाँ मैं और कहाँ सुरेश। मेरी शादी तो किसी संजय जैसे लड़के से होनी चाहिए थी। कितना रईस है वो, कितना सुंदर। काश मेरी शादी उससे हुई होती तो मैं भी शहर में राज करती। किसी चीज की कमी नहीं रहती, नए कपड़े, गहने, बड़ा बंगला, सब कुछ होता। प्रिया इन्हीं ख्यालों में खोई बैठी थी। तभी सुरेश खेत से थका मांदा लौटता है और उसे उदास देखकर उसके पास आता है। क्या बात है प्रिया, इतनी शाम हो गई, रोशनी नहीं की, चूल्हा नहीं जला और तुम यूं खाली बैठी सोच रही हो। किस सोच में डूबी हो, मुझे बताओगी नहीं? मैं तुम्हारा पति हूँ। सुख दुख बांटने के लिए तो हमने 7 फेरे लिए हैं। कुछ नहीं जी, मैं तो बस आपका इंतजार कर रही थी। बस यूं ही एक टकटकी लगाकर बैठ गई थी, कुछ ख्याल नहीं था। रात गहरी हो चुकी थी। सुरेश को नींद नहीं आ रही थी। प्रिया का उदास चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।
उसने आंखें बंद कर ली। दूसरे दिन सुबह प्रिया ने खुद ही बात शुरू की। सुनिए, मैं रात भर सोचती रही, आप खेत में इतनी मेहनत करते हो, फिर भी कमाई इतनी कम होती है कि घर का गुजारा भी मुश्किल से होता है। मैं सोच रही थी मैं भी कुछ काम कर लूं। मेरी सहेली नीतू बता रही थी कि जमींदार साहब के घर काम करने वाली की जरूरत है। अगर आप हाँ कहें तो। नहीं प्रिया, तुम कहीं नहीं जाओगी। कमाना, मेहनत करना ये मेरा काम है। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मैं हूं ना। आप गलत समझ रहे हैं जी। मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। मैं तो भविष्य की सोच रही थी। आने वाले बच्चों के लिए अगर हम अभी से थोड़ा थोड़ा जोड़ लें तो कितना अच्छा होगा। और मैं दिन भर घर में खाली बैठी क्या करूंगी? थोड़ा बाहर काम करूंगी तो 2 पैसे और आएंगे। मना मत करो, मान जाइए। सुरेश को प्रिया की बातों में सच्चाई और अपनेपन का एहसास हुआ। उसने सोचा उसकी पत्नी कितनी समझदार है, परिवार के बारे में सोचती है। आखिरकार वह मान गया। ठीक है प्रिया, अगर तुम्हारा मन है तो जाओ, पर ध्यान रखना अपना। दूसरे दिन प्रिया जमींदार के घर पहुंची। जमींदार साहब घर पर नहीं थे। सिर्फ संजय था जो आंगन में बैठा अखबार पढ़ रहा था। रीना को देखते ही वह चौंक गया। नमस्ते जी, मेरा नाम प्रिया है। सुना है यहाँ खाना बनाने और घर के काम के लिए किसी की जरूरत है। मैं उसी के लिए आई हूँ। संजय प्रिया की सुंदरता देखकर कुछ पल के लिए ठहर गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, पिताजी तो घर पर नहीं है, पर एक बात बताओ, तुम तो किसी अच्छे घर की लगती हो। तुम्हें काम करने की क्या जरूरत? प्रिया ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई पुराना दर्द याद आ गया था और झूठी कहानी बुनना शुरू की। से कर दी। घर में इतनी तंगी है कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती है। जो थोड़े पैसे आते हैं वो भी वो शराब में उड़ा देते हैं, और जब मैं कुछ कहती हूँ तो मुझ पर हाथ भी उठाते हैं। यह सुनकर संजय के चेहरे पर गुस्सा और सहानुभूति दोनों आ गए। क्या तुम जैसी सुंदर औरत के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? उस आदमी को शर्म नहीं आती। सच में तुम्हारी किस्मत बहुत खराब निकली। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पिताजी से बात करूंगा, तुम्हें काम मिल जाएगा। और सुनो, आज के बाद अगर उस आदमी ने तुम पर हाथ उठाया तो सीधा मेरे पास आना, मैं पंचायत तक मामला ले जाऊंगा। प्रिया ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, ये हुई ना बात, यही चाहती थी मैं। इसके दिल में मेरे लिए हमदर्दी भी जग गई। अब इसके करीब आने में देर नहीं लगेगी। अगले दिन से प्रिया जमींदार के घर काम करने जाने लगी। हर दिन वह सुरेश के बारे में नई नई झूठी बातें बनाकर संजय को सुनाती, उसकी सहानुभूति और बढ़ाती। संजय भी धीरे धीरे प्रिया की सुंदरता और बातों में फंसने लगा। कुछ ही हफ्तों में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और गांव की नजरों से दूर मिलने भी लगे। एक दिन शाम को सुरेश खेत से लौटते वक्त रास्ते में उसे जमीन पर पड़ी एक कपड़े की पोटली मिली। उसने उसे उठाया और ध्यान से देखा। ये किसकी पोटली होगी? यहाँ देखने से तो लगता है कुछ कीमती है इसमें। चलो थोड़ी देर यहीं रुक जाता हूँ, शायद कोई इसे ढूंढता हुआ आ जाए। वह पोटली उठाकर घर ले आया। प्रिया ने उसे देखते ही पूछा, ये पोटली किसकी है? इसमें क्या रखा है? खोल कर देखो ना, शायद पैसे हो। नहीं प्रिया, ये मेरी नहीं है। इसे खोलने का हमें कोई हक नहीं। कल गांव में पूछता हूँ, जरूर इसका मालिक मिल जाएगा। जरा सोचो, अगर तुम्हारी कोई कीमती चीज खो जाए और कोई उसे रख ले तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे किसी की बद्दुआ नहीं चाहिए। प्रिया मुंह बनाकर रह गई, पर सुरेश ने पोटली को सुरक्षित रख दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह गांव में हलचल मच गई। एक रईस आदमी जिसका नाम सेठ हरिशंकर था, घोड़े पर सवार गांव में आया और लोगों से पूछताछ करने लगा। उसके चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। भाइयों, सुनो सुनो, किसी को रास्ते में कोई पोटली मिली हो तो मुझे बताएं। मैं सेठ हरिशंकर हूँ। मेरी सारी संपत्ति और मेरे परिवार की इज्जत उसी पोटली में बंधी हुई है। उसमें मेरी बहुत कीमती चीजें हैं, सोने के गहने, बैंक के जरूरी कागजात और मेरी बेटी की शादी की सारी तैयारी। जो भी मुझे वो पोटली ढूंढ कर देगा, मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मैं उसे जिंदगी भर का सहारा दूंगा। यह बात सुरेश के कानों तक पहुंची। वह बिना एक पल सोचे दौड़ता हुआ सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, रुकिए रुकिए, आपकी पोटली मेरे पास सुरक्षित है।
कल शाम जब मैं खेत से वापस लौट रहा था, तब ठीक पीपल के पेड़ के सामने मुझे वह रास्ते में मिली थी। मैं वहां बहुत देर तक रुका, इंतजार करता रहा कि शायद कोई उसे ढूंढता हुआ आए, पर जब देर हो गई और कोई न आया, कहा कि ये किसी और की अमानत है और उसे खोलना गलत होगा। यह सुनते ही सेठ हरिशंकर के चेहरे पर जैसे जान आ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सच में भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं तो मरते मरते बचा। बेटा, जल्दी से मुझे वो पोटली दिखा। मेरा कलेजा बैठा जा रहा है जब से पता चला है कि वो खो गई है। सेठ ने उसे खोल कर देखा। उसमें कीमती गहने और कुछ जरूरी कागजात थे। सब कुछ वैसा ही जैसा था। बेटा, तुमने तो सच में मेरी जान बचा ली। देख, इसमें मेरी बेटी की शादी के गहने हैं, जिन्हें बनवाने में मुझे सालों लग गए, और ये कागजात मेरी सारी जमीन जायदाद के हैं। अगर ये किसी और के हाथ लग जाते तो मैं बर्बाद हो जाता। आज के कलयुग में ऐसी ईमानदारी तो सच में कहीं नजर नहीं आती। तुम जो भी मांगोगे, चाहे पैसे हो, जमीन हो या कोई और चीज, मैं उसे देने को बिल्कुल तैयार हूं। बस बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझसे जो होगा मैं करूंगा। नहीं सेठ जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी चीज आप तक सही सलामत पहुंच गई, बस यही देखकर मुझे बहुत संतोष हो गया। मेरे लिए तो इतना ही बहुत काफी है कि मैं अपना कर्तव्य निभाने में कामयाब रहा। मैं बस अपना फर्ज निभा रहा था, किसी इनाम या बदले के लिए नहीं। सेठ ने बार बार आग्रह किया, पर सुरेश टस से मस नहीं हुआ। अच्छा बेटा, अगर तू इतना दृढ़ है तो मैं तेरे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। पर एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुन लेना, जिंदगी में कभी भी किसी भी मुसीबत में या किसी भी चीज की जरूरत पड़े, चाहे वो पैसा हो, अनाज हो या कोई और मदद, तो बिना किसी झिझक के सीधे मेरे पास आ जाना। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं सेठ हरिशंकर हूँ और जो वादा करता हूँ उसे पूरा करके ही रहता हूँ। जी सेठ जी, जरूर। आपके इतने बड़े आशीर्वाद और इतने बड़े वादे ने मुझे बहुत धन्य कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सेठ हरिशंकर चला गया। थोड़ी देर बाद प्रिया घर लौटी तो सुरेश ने उसे सारी बात खुशी खुशी बताई, पर प्रिया का चेहरा सुनकर उतर गया। क्या आपने इतना बड़ा मौका मिलने पर भी मना कर दिया? इतना बड़ा सेठ जिसकी गिनती पूरे प्रांत के अमीरों में होती है, वो खुद सामने खड़ा था और आपको पैसे देने को तैयार था, और आपने उसे ठुकरा दिया। आजकल तो लोग अपने भाई बंधुओं को लूटने में भी नहीं हिचकते, और आपने बिना खोले ही उसकी अमानत वापस लौटा दी, जबकि उसमें क्या था किसी को पता भी नहीं। जरूर उसमें सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात भरे थे, इसीलिए वो इतना बड़ा इनाम देने को तैयार था। नहीं प्रिया, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए था और न ही कभी चाहिए होगा। मैंने जो किया वो अपना फर्ज समझकर किया था, किसी लालच या बदले के लिए नहीं। वो पोटली मेरी नहीं थी, उस पर मेरा कोई भी हक नहीं था, तो भला मैं उसे कैसे रख सकता था? भगवान की दी हुई मेरा हाथ पैर चलता है। मैं अपनी मेहनत की रोटी खाता हूँ, किसी के दिए दान से नहीं। तुम बस इतना करो, अब इन बातों में ना पड़ो और जल्दी से खाना बना लो। बहुत भूख लगी है, आज खेत में धूप बहुत तेज थी। प्रिया मन में खींचती रही, पर कुछ बोली नहीं। शाम को वह संजय से मिलने गई और सारी बात बताई। संजय का चेहरा परेशानी से भरा हुआ था। प्रिया, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने शहर में एक बड़ा व्यापार शुरू किया था पिताजी से पैसे लेकर, पर वो व्यापार डूब गया। अब मैंने दोबारा एक नया व्यापार शुरू किया है, पर उसके लिए पैसों की सख्त जरूरत है और पिताजी अब देने से मना कर रहे हैं। संजय ने प्रिया का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में झूठी मगर गहरी उम्मीद झलक रही थी। प्रिया, एक बार मेरी सुन ले। बस एक बार यह नया व्यापार अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो मैं तुझे इस धूल मिट्टी भरे गांव से निकालकर सीधा शहर की चमकती दमकती हवेली में ले चलूंगा। तू वहां सच्ची रानी की तरह रहेगी। हर तरह का सुख, हर चीज मौजूद होगी। महंगे महंगे कपड़े, जड़ाऊ गहने, दर्जनों नौकर चाकर और बड़ी बड़ी गाड़ियां। तू इस गंदे से गांव की नहीं बल्कि उस शहर की हवेली की मालकिन है। बस अभी मुझे थोड़ी सी मदद की जरूरत है, क्योंकि करके ही रहूंगी, क्योंकि मुझे तो सपनों की दुनिया दिख रही है।
मैं कोई भी चाल चलूंगी, कोई भी जुगत लगाऊंगी, चाहे मुझे उससे झूठ बोलना पड़े या रोना पड़े। मैं तुम्हारे लिए पैसे जरूर लाऊंगी और फिर तो हमारी ही ऐश होगी। बस इंतजार करो, कुछ ही दिनों में हम इस गांव से हमेशा के लिए छुटकारा पालेंगे। दोनों ने मिलकर सुरेश से पैसे ऐंठने की एक चाल बनाई। प्रिया उदास चेहरा बनाकर घर लौटी। जी सुनिए, मुझे आज आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे 5,000 रुपए की बहुत जरूरत है। मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें तुरंत ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। प्लीज जी, मैं आपके पांव पड़ती हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। मुझसे ये न देखा जाएगा कि मेरी माँ बिस्तर पर पड़ी मरे और मेरे पास उन्हें बचाने के लिए पैसे न हो, वरना मेरी माँ को अगर कुछ हो गया तो मैं अपनी जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी और मुझ पर तो पाप का बोझ लग जाएगा। सुरेश घबरा गया, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। प्रिया, मैं समझ सकता हूँ तुम कितनी चिंतित हो, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे अभी नहीं है। मैं कहाँ से इतनी बड़ी रकम लाऊं? खेत में अभी फसल आई नहीं है और पिछली कमाई तो खर्च में लग गई थी। आप उस सेठ हरिशंकर जी के पास क्यों नहीं जाते? उन्होंने तो अपने मुंह से आपको वादा किया था कि कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप सीधे आना। अभी हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत है और यही वह सही मौका है जब हमें उनके आशीर्वाद और उस वादे का सहारा लेना चाहिए। नहीं प्रिया, मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। मैंने सेठ जी की मदद किसी बदले या लालच के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर की थी। अगर मुझे पैसे लेने ही होते तो मैं उसी समय उनसे मांग लेता। अब आज खुद अपनी गरीबी दिखाकर, मुंह फाड़कर उस मोहब्बत और आदर का फायदा उठाना, ये मेरी ईमानदारी और भावनाओं में बह गया। तो क्या आप अपने इस झूठे आत्मसम्मान की खातिर मेरी माँ को मरने के लिए छोड़ देंगे? अगर उन्होंने दम तोड़ दिया और ऑपरेशन नहीं हुआ तो क्या आपकी यह सीधी सादी ईमानदारी मेरी माँ को वापस जीवित कर देगी? बाद में जब वो चली जाएंगी तब तुम बैठकर पछताते रहना, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्या तुम इतने स्वार्थी हो कि अपनी शान के लिए किसी की जान ले लोगे? सुरेश का दिल पसीज गया। वह अगले ही दिन सेठ हरिशंकर के घर गया। सुरेश भारी मन से सेठ हरिशंकर के घर पहुंचा। उसका सिर झुका हुआ था, मानो किसी अपराध का बोझ लेकर आया हो। सेठ ने उसे देखते ही गर्मजोशी से बुलाया। अरे सुरेश, आओ आओ बेटा, इतनी दूर से पैदल आए? ये क्या, आते ही खड़े खड़े क्यों हो? आओ बैठो, पहले सांस तो लो। कैसे आए? सब ठीक तो है? कहीं कोई परेशानी तो नहीं आ गई? तुम्हारा चेहरा कुछ मुरझाया सा लग रहा है, जरा मुझे बताओ तो सही। सुरेश कुछ देर खड़ा रहा, फिर हिचकिचाते हुए बोलना शुरू किया। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ मांगते हुए बहुत बुरा लग रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन आज मैं अपनी मजबूरी के आगे पूरी तरह से विवश हूँ। मेरी पत्नी की माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टरों ने कहा है कि जल्द ही ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। उसके लिए मुझे 5,000 रुपए की सख्त जरूरत है। मैं आपसे मांगना नहीं। तो सोचते हो कि मांगना बुरी बात है? जब मैं उस दिन पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, जब मेरी सारी कमाई उस पोटली में बंधी हुई थी और मैं अपनी बेटी की शादी को तार तार होते देख रहा था, तब तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की थी। तुमने मेरी अमानत को सहेज कर रखा था और मेरी जान बचा ली थी। आज तुम मुसीबत में हो तो यह मेरी बारी है कि मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूं। ये कोई एहसान नहीं है बेटा, यह तो एक रिश्ता है जो हमारे बीच बन गया है। रुको, मैं अभी भीतर जाकर पैसे लाता हूँ, तुम्हें जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेठ ने भीतर जाकर 5,000 रुपए लाकर सुरेश को दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैं आपका इस एहसान को कभी नहीं भूल सकता। मैं इसे जितनी जल्दी हो सकेगा अपनी फसल बेचकर या कोई और जुगाड़ लगाकर जल्द से जल्द आपको पूरा लौटा दूंगा। ये मेरा आपसे पक्का वादा है। लौटाने की कोई जल्दी नहीं बेटा, पैसे तो आदमी की मुश्किलें दूर करने के लिए होते हैं। जाओ, पहले अपनी सास का ऑपरेशन करवाओ और उनका पूरा ध्यान रखो, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। तुम बस घर परिवार को संभालो। सुरेश घर लौटा और पैसे प्रिया को दे दिए। प्रिया ने अंदर ही अंदर खुशी से मुस्कुराते हुए पैसे ले लिए। बेवकूफ कहीं का, कितना भोला है ये आदमी। इतनी बड़ी रकम बिना किसी सवाल जवाब के मुझे सौंप दी। चल, अब संजय का काम बन जाएगा और फिर एक दिन मैं इस गंवार से पूरी तरह छुटकारा पा लूंगी। दूसरे दिन प्रिया ने बहाना बनाया
कि वह 2 दिन के लिए मायके जा रही है और चुपके से पैसे संजय को दे आई। 2 दिन बाद वह वापस घर लौट आई। एक बार तुम्हारी माँ से मिलने जरूर जाना चाहिए। इतने दिन हो गए, मैं उनके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। अब उनकी तबीयत कैसी है? ऑपरेशन के बाद वो कैसी है? क्या उन्होंने दवाइयाँ ठीक से ली हैं? क्या ऑपरेशन ठीक से हुआ ना? यह सुनते ही प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया, पर उसने जल्दी से खुद को संभाला। वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन बहुत सफल रहा। अब सब कुछ पूरी तरह ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन हमें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उनसे फोन पर बात कर ली है। और वैसे भी खेत में अभी निराई गुड़ाई और फसल का इतना काम पड़ा है कि आपका इतनी दूर जाकर समय बर्बाद करना ठीक नहीं होगा। कुछ दिनों बाद जब खेत का काम थोड़ा हल्का हो जाए तब आराम से चले जाएंगे। तब तुम्हें कोई जल्दी भी नहीं होगी और माँ भी ठीक हो जाएंगी। सुरेश ने ज्यादा सवाल नहीं किया और बात वहीं खत्म हो गई। समय बीतता गया। इस साल सुरेश की फसल बहुत अच्छी हुई और बाजार में अच्छे दाम भी मिले। सुरेश बहुत खुश था और शाम को घर आकर उसने प्रिया को सारी बात बताई। प्रिया, सुनो सुनो, इस बार तो कमाल हो गया। फसल इतनी अच्छी हुई है कि मैं खुद हैरान हूँ। हरियाली छा गई है और बाजार में हमें बहुत बढ़िया दाम मिले, जितने मैंने कभी नहीं सोचे थे। और देखो, तुमने बहुत दिन से कोई नई साड़ी नहीं खरीदी है। तुम हर रोज एक ही पुरानी साड़ी में घूमती हो। चलो, कल मुझे अपने साथ जरूर ले चलो। मैं तुम्हें मार्केट ले जाकर बहुत सारी अच्छी अच्छी चमक दमक वाली साड़ियां दिलाऊंगा जो तुम्हारी सुंदरता पर फबे। तुमने मेरे मुश्किल के हर पल में मेरा साथ निभाया है। उस वक्त खेत में मेहनत करते हुए भी तुम्हारा ही सहारा था। आज जब भगवान ने थोड़ी कृपा की है, तो अब मैं तुम्हारे लिए दुनिया की हर खुशी लाना चाहता हूँ। अगली बार जब अच्छी फसल होगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस छोटे से घर को छोड़कर हम एक बहुत बड़े और अच्छे घर में जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए एक पक्का बड़ा मकान बनाऊंगा, जिसमें हवा आती हो, रोशनी हो और तुम कभी किसी चीज की कमी न महसूस करो। यह सुनकर प्रिया के मन में एक तीखी हंसी उठी जो उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दी। बड़ा मकान बनाएगा। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मजबूरी में अपना वक्त काटने के लिए इसके साथ हूँ। मेरी असली जगह तो शहर में संजय के साथ उस विशाल हवेली में है, जहाँ संगमरमर के फर्श हैं और हर तरफ ऐशो आराम है। ये नादान क्या जाने कि उसकी मेहनत की कमाई तो संजय की बड़ी योजनाओं में लग रही है। बस एक बार संजय का काम पक्का हो जाए और वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, फिर मैं इस गंवार से तलाक लेकर इस गंदे गांव की धूल छोड़कर सीधा शहर की चकाचौंध में चली जाऊंगी और इस बेवकूफ की ओर पीछे मुड़कर भी नहीं देखूंगी। दूसरे दिन प्रिया संजय से मिली और सुरेश की बातें उसे बताई। यह सुनकर संजय के मन में फिर लालच जाग उठी। प्रिया, मुझे माफ करना, पर मुझे अभी और पैसों की जरूरत है। तुमसे मांगते हुए बुरा लग रहा है, पर मैं मजबूर हूँ। ये सब हमारे भविष्य के लिए ही तो है। इस बार सुरेश से थोड़े और पैसे ले लो, वादा करता हूँ आगे कभी नहीं मांगूंगा। बस हफ्ते भर की बात है, फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। प्रिया घर लौटी और एक नई चाल के साथ उदास होकर सुरेश के पास बैठ गई। क्या हुआ प्रिया, बहुत उदास लग रही हो? मेरी बचपन की एक सहेली मिली थी आज। उसके पास इतने सारे गहने थे और मेरे पास कुछ भी नहीं। वो मुझे ताने दे रही थी, कह रही थी कि हमारी औकात नहीं गहने खरीदने की। आपके बारे में भी बहुत बुरा भला कहा। मुझे बहुत बुरा लगा, रोना आ रहा है। सुरेश का दिल भर आया। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा। तुम चिंता मत करो प्रिया, इस बार फसल अच्छी हुई है। मैं तुम्हें गहने दिलाऊंगा। चलो कल मेरे साथ बाजार। नहीं नहीं, आप मत आइए। मैं अपनी उसी सहेली को साथ ले जाना चाहती हूँ ताकि वो देख सके कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। उसी के सामने गहने खरीदूंगी। ध्यान से सुनो, 2 दिन बाद मैं यहाँ आऊंगा। तुम मुझे गांव के बाहर वाली सब्जी मंडी में मिलना। मैं वहीं से तुम्हें लेकर निकल जाऊंगा। गांव से साथ निकले तो लोगों को शक हो जाएगा। प्रिया ने सिर हिलाकर हाँ कहा। उसकी आंखों में एक नई जिंदगी का सपना चमक रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत के पन्ने अभी पूरी तरह नहीं खुले थे। तय दिन आ गया। सुबह से ही प्रिया बेचैन थी। उसने एक पुरानी पोटली में अपने कुछ कपड़े और गहने बांध लिए और दिन भर मौका ढूंढती रही कि कैसे चुपके से घर से निकले। दोपहर को सुरेश खेत के काम के सिलसिले में पड़ोस के गांव गया था और शाम तक लौटने वाला था।
यही प्रिया के लिए सही मौका था। बस आज के बाद मुझे इस गांव में, इस घुटन भरी जिंदगी में इस सुरेश के साथ एक पल भी नहीं रुकना। संजय मुझे ले जाएगा शहर, वहां मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। शाम होते होते प्रिया घर से निकल पड़ी। वह तेज कदमों से गांव के बाहर सब्जी मंडी की तरफ बढ़ी। वहां पहुंचकर उसने इधर उधर देखा, पर संजय वहां नहीं था। वह एक पेड़ की छाया में खड़ी होकर इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद संजय वहां पहुंचा, पर उसके चेहरे पर वो पहले जैसी चमक नहीं थी। वह घबराया हुआ और परेशान लग रहा था। संजय, आखिरकार आ गए तुम। मुझे लगा कि शायद तुम्हें कोई रोक लिया या तुम्हारा मन बदल गया, लेकिन तुम आ गए। यही यार हूँ, जैसे तुमने कहा था वैसे ही। मैं अपनी पोटली में सब कुछ ले आई हूँ, अपने कुछ कपड़े, गहने और जो मैं चुरा कर लाई हूँ। बस अब तुम मुझे इस गांव से निकालो। संजय ने प्रिया का हाथ नहीं पकड़ा। उसने एक गहरी सांस ली और इधर उधर देखा, जैसे कोई उसे देख तो नहीं रहा। प्रिया, मुझे बहुत बहुत माफ कर दो, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूँ वह तुम्हें चोट पहुँचाएगा, पर मैं खुद को और झूठ नहीं बोल सकता। मैं तुम्हें शहर नहीं ले जा सकता। मैंने बहुत सोचा, पर मुझसे नहीं हो पाएगा। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद हो गया। क्या कहा तुमने? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? हम तो शहर जाने वाले थे, नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। तुमने तो मुझसे कहा था, तुमने मेरे सामने खड़े होकर वादा किया था कि जैसे ही व्यापार ठीक होगा तुम मुझे इस बदबूदार गांव से निकालकर अपनी बाहों में ले जाओगे। वो सब सपने थे, वो सब बस बातें थीं। संजय ने एक कड़वी हंसी हंसी, जिसमें कोई प्यार नहीं था, सिर्फ तिरस्कार था। अरे प्रिया, वो सब तो बातें थीं, बस हवा के झोंके की तरह, जो आती हैं और चली जाती हैं। मैं तुमसे शादी करूंगा। तुमने ये बात कैसे सोची? कैसे समझा कि मैं सच में तुम्हारे साथ जिंदगी बिताऊंगा? तुम भी ना कितनी भोली हो। मेरे पिताजी ने तो बहुत पहले ही शहर के एक बहुत बड़े धनी व्यापारी की बेटी से मेरी सगाई तय कर दी है। उसके पास संपत्ति है, इज्जत है, बड़ा नाम है। उससे मेरा व्यापार संभल जाएगा और बड़ा घर बनेगा। अगले महीने ही मेरी शानदार शादी है, जिसका पूरा गांव और शहर बातें करेगा। और तुम तो बस एक गरीब गांव की औरत हो, जो किसी और की बीवी है। तुमसे तो मैंने सिर्फ अपना टाइम पास किया, अपनी मनोरंजन के लिए। और हाँ, पैसों का तो बहुत अच्छा फायदा हो गया। तुम्हारे उस भोले किसान पति ने खूब कमाई हमारे लिए की। मुझे तो खूब मजा आया। बस इसी बात के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुम बहुत काम आई। प्रिया यह सुनकर सुन्न हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार वो आंसू नकली नहीं थे। संजय, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझसे बड़ा धोखा किसी और ने नहीं किया, बल्कि तुमने किया, जिसके लिए मैंने अपनी जान। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और उसका विश्वास, उसकी कमाई, सब कुछ तोड़ ताड़ करके तुम्हारे चरणों में रख दिया। उसकी मेहनत की कमाई, जो उसने अपने पसीने से कमाई, वह सब मैंने तुम्हें दे दिया, सिर्फ तुम्हारे एक सपने के लिए, सिर्फ तुम्हारी एक मुस्कान के लिए। और आज तुम मुझसे कह रहे हो कि यह सब सिर्फ टाइम पास था, बस मनोरंजन। मेरा पूरा जीवन तुम्हारा खिलौना था। देखो प्रिया, जिंदगी में सब कुछ इतना आसान और सीधा नहीं होता जितना तुम सोचती हो। हर किसी को अपनी मर्जी से नहीं मिलता। मैंने भी वही किया जो हर समझदार आदमी करता है, अपना काम निकाला। अब तुम्हारा यहां रुकना ठीक नहीं। वापस घर जाओ, उसी भोले भाले सुरेश के पास जाओ, जो शायद अब भी तुम्हारी राह देख रहा होगा और सोच रहा होगा कि उसकी पत्नी मंदिर गई है या सास के पास। और हाँ, एक बात और, उसे इन सारी बातों का कुछ भी मत बताना, न मेरे बारे में न पैसों के बारे में, क्योंकि अगर उसे पता चला तो सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा ही होगा। न तो तुम्हारा घर रहेगा, न तुम्हारी इज्जत, और न ही यहाँ रहने की जगह। समझ गई ना? अब जाओ और मुझे कभी दिखाई मत देना। संजय वहां से चला गया बिना पीछे देखे। प्रिया वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। मैंने क्या किया? मैंने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया जो मुझे सच्चे दिल से प्यार करता था, जो मेरी हर बात मानता था, जिसने कभी मुझ पर शक नहीं किया। और मैं एक ऐसे आदमी के पीछे भागी जिसने मुझे कभी सच्चा प्यार ही नहीं किया। अब मैं घर जाकर सुरेश का सामना कैसे करूंगी? रात गहरी हो चुकी थी। प्रिया भारी मन से घर लौटी।
सुरेश भी अभी अभी पहुंचा था और उसे न देखकर परेशान हो रहा था। प्रिया कहाँ चली गई थी तुम? मैं कितना परेशान हो गया था। इतनी रात को मंदिर में इतनी देर। प्रिया सुरेश को देखकर रुक गई। उसके मन में अपराध और शर्म वापस आ गई थी, टूटी हुई अकेली और शर्मसार। सुरेश मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ प्रिया? तुम रो क्यों रही हो? क्या गलती? तुम मुझे बताओ तो, मैं हूं ना। प्रिया ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। उसके भीतर एक संघर्ष चल रहा था, सच बताए या झूठ बोलकर बात टाल दे। पर सुरेश की आंखों में जो प्यार और भरोसा था, उसने प्रिया के दिल को और भी ज्यादा तोड़ दिया। सुरेश, मैंने तुमसे झूठ बोला। मेरी माँ बीमार नहीं थी। वो सारे पैसे जो तुमने सेठ जी से लिए थे, वो मैंने एक दूसरे आदमी को दे दिए। मैं तुम्हें छोड़कर उसके साथ शहर जाना चाहती थी, पर उसने मुझे धोखा दिया। सुरेश, उसने मुझसे सिर्फ पैसे लिए और मुझे छोड़ दिया। सुरेश ये सुनकर कुछ पल के लिए जैसे पत्थर बन गया। उसके चेहरे पर पहले अविश्वास आया, फिर गहरा दर्द, फिर खामोशी। भरोसा किया और तुमने? सुरेश की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने खुद को संभाला। वह जानता था गुस्सा करने से कुछ नहीं बदलेगा। वह कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, प्रिया, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। तुमने गलती की, ये सच है, पर तुम वापस आ गई। यही सबसे बड़ी बात है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर शर्त है आज से हम दोनों मिलकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। जो हुआ उसे भूल जाओ, पर दोबारा कभी ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। प्रिया ने सुरेश के पैर पकड़ ली, रोते हुए माफी मांगती रही। सुरेश, मैं वादा करती हूँ, अब कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। तुम जैसा इंसान दुनिया में मिलना मुश्किल है। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझ गई हूँ। कुछ महीने बाद सेठ हरिशंकर गांव आए। सुरेश ने उन्हें सारी सच्चाई बताई और पैसे लौटाने की बात कही। सेठ ने पैसे लेने से मना कर दिया। सुरेश, पैसों की बात छोड़ो। तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे जो सिखाया वो किसी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ व्यापार में हाथ बटाओ। मुझे एक ईमानदार और भरोसेमंद आदमी की जरूरत है और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। सुरेश ने सेठ की बात मान ली और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। सुरेश और प्रिया ने मिलकर मेहनत की और कुछ सालों में अपना खुद का अच्छा घर बना लिया। प्रिया ने अपनी गलती से सीख ली थी और अब वह सुरेश की हर मेहनत में साथ देती। दोनों ने मिलकर एक खुशहाल जिंदगी बनाई। इस कहानी की सीख, ईमानदारी और भोलापन कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। वे इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचाती हैं। धोखा और लालच अंत में दुखी देते हैं, जबकि सच्चा प्यार और क्षमा हर गलती को सुधारकर जीवन को नई दिशा देते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।